जैसे कि आप लगभग 100 साल के होने वाले हैं, आपकी देखने और सुनने की पूरी क्षमता है। और दूसरे आपने जैसे आपने सिगरेट भी पी, शराब भी पी, मांसाहार भी किया। लेकिन मेरी एक बात मुकसम है कि मैंने पी है और काफ़ी पी है। मैं स्मोक करता था और ये जो पोर्टे थे मेरे काले हो जाते थे, ये जगह ओके। ये काले हो जाते, ठीक है। 3 पैकेट रोज़ मैं ख़रीदता था। ओके। तो दिन को बैठ के उसने वे यानी रंडिये भी बुला दी नाचने के लिए। अच्छा, उन्हें उस वक्त मुजरा कहते थे। हाँ, उस वक्त उन्होंने अपना ये मुर्गे काटने शुरू किए। अच्छा। मुर्गे और बटेरे अच्छा। काट के और एक ड्रम में पाट में, उस दिन उन्होंने मैं वहाँ तड़पते देखा। आपका दामाद और आपका बेटा भी गुजर चुका है। क्या ऐसा लगता है कि उम्र 100 साल की होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? अच्छा, आपको लगता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा होती है? अब आप जो जैसे अंतिम पड़ाव पर हो जो अपने जीवन पे, तो कैसा आपको लगता है कि आत्मा होती है कि नहीं होती? आपको मृत्यु से भय नहीं लगता, डर नहीं लगता? ये हमारे दुनिया के हिसाब से ईश्वर के दिए हुए फादर इन लॉ हैं। मैं इनकी पुत्रवधू हूँ। ये यही चाहते हैं घर की इज्जत को बना के रखो। अंकल की इच्छा यही है। अच्छा, ओम प्रकाश जी आपके जो फादर इन लॉ हैं। हाँ, फादर इन लॉ, इनकी इच्छा है घर की इज्जत उछलनी नहीं चाहिए। इनका बेटा भी घर की इज्जत को बचाना चाहता था और हम भी चाहते हैं। ये अब आगे ये बताएंगे कि हम कैसे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, श्री ओम प्रकाश अरोड़ा जी से। इनकी आयु लगभग 98 साल है। जल्द ही ये 100 साल के होने वाले हैं। इन्होंने जीवन की धूप छाँव सब देखी है। इन्होंने पार्टीशन का दर्द देखा है और बिल्कुल वहाँ से खाली हाथ आए और यहाँ पर फिर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया। इनके जीवन के अनुभवों के बारे में हम जानेंगे। स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका हमारे चैनल पे, और हमें अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बताएंगे। आपका जीवन कैसा रहा? मेरा जन्म जो है पिशौर के डिस्ट्रिक्ट पिशौर या कोड़ा खट्टक में हुआ है। यहाँ के पश्तों का खुशहाल खान खट्टक पैदा हुआ था। उसके बाद मैं हमारे पेरेंट्स जो हैं वो पिशौर शिफ्ट हो गए और मैं भी पिशौर आ गया। लेकिन मैंने मिडिल क्लास कोड़ा खट्टक में ही की थी और फिर हाई स्कूल जो है वो पिशौर में खालसा स्कूल से की थी। और उसके बाद बीए मैंने इस्लामिया कॉलेज पिशौर से की थी। मैं 44 बैच का ग्रेजुएट हूँ लाहौर यूनिवर्सिटी से। ये तो है इसका मेरी इंट्रोडक्शन। बाकी पोजीशन ये है कि 1944 में जिस वक्त मैंने बीए कर चुका था तो हमारा बिज़नेस था ड्राई फ्रूट का ऑल इंडिया में सप्लाई करना, जिसे कहते हैं आड़त की दुकान। तो वो हम करते थे। तो पहले ही मुझे टूर मिला मारवाड़ का 2 महीने का। तो मेरे जो हमारे दुकान के मुलाज़म काम करते थे वो 5 रुपये रोज़ लेते थे खाने पीने के लिए और कुल्ली वगैरह के लिए। तो वही मुझे भी मिले। लेकिन मेरी माँ ने मुझे सबसे पोशीदा होकर 500 रुपये दिए कि कोई ज़रूरत हो तो ले लेना। ठीक है, मैं चला गया। लेकिन मेरे बाद मेरे दादा को जब पता लगा तो वो मेरी माँ पे बहुत नाराज़ हुए कि तेरा पोता था तो मेरा भी पोता, तेरा बेटा था तो मेरा भी पोता था, लेकिन आपने दिया क्यों 500 रुपया? उसे पता लगता कि कैसे ज़िंदगी जी जाती है और ज़िंदगी कैसे कमाई जाती है। उसके बाद मुझे, क्योंकि मैं ग्रेजुएट था, तो हमने ऑयल का बिज़नेस शुरू किया पिशौर में। तो मेरी ट्रांसफ़र ऑयल की दुकान पे हो गई। तो वो हमने साउथ इंडिया से माल आता था, लेकिन वो कॉरस्पॉन्डेंस सारी इंग्लिश में होती थी और इंग्लिश मेरे से और कोई जानता नहीं था मेरी फैमिली में। तो मैं आके इंग्लिश में करता। लेकिन मेरे फादर ने मुझे एक स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट रख दिया था जो 20 रुपये महीना लेके 1 घंटा मेरे से डिक्टेशन लेके और मेरी डाक जो है वो टाइप करके दे जाता था। ये 30 जनवरी 1948 को मैं पिशौर से बाई एयर आया दिल्ली। अच्छा, आप मतलब पार्टीशन के बाद आए?
अच्छा, जब तक वहीं रहे? है हाँ वहीं रहा। अच्छा अच्छा। 30 जनवरी 1948 को मैं आया तो उसी दिन शाम को महात्मा गांधी की डेथ हो गई थी। अच्छा, उसी दिन आ पाए? हाँ उसी दिन अच्छा अच्छा। मैं आया जिस दिन महात्मा गांधी की डेथ हो गई। तो मैं पहुंचा यहाँ 4 बजे, ये 5 बजे का वाक़या है, लेकिन बाज़ार वगैरह बंद हो गए थे। तो अब मैं पूछूं कि मेरे माँ बाप कहाँ है, मुझे तो पता नहीं, अच्छा अच्छा। बड़ा परेशान। लेकिन ईश्वर ने अकल दी कि एक पार्टी थी जो कटरा ईश्वर भवन दिल्ली, मैं पेशौर से हमारे से माल मंगवाती थी, मैं उनकी दुकान पे गया, पहुंच गया। तो मैंने कहा, वो बड़े अच्छी तरह खुश मिले जुले। तो मैंने कहा मेरे पेरेंट्स को पता है? कहते हैं हाँ जी पता है, पेरेंट तुम्हारे जलंधर में है। तो फिर उन्होंने कहा तुम ऐसे मत जाओ, हमारी गाड़ी ले जाओ, ड्राइवर ले जाओ, तुम चले। तो मैं जाके जलंधर माँ बाप से मिला। उसके बाद वहाँ से आए हम हरिद्वार ठहरे, और फिर आके दिल्ली में कोशिश की कि कोई मकान मिल जाए या कुछ, तो कुछ मिल नहीं रहा था, बड़ी तंगी थी। लेकिन पहाड़गंज में मुझे एक जगह 500 रुपये पगड़ी दे के मिल गई किराए में मेरे पास। तो उस जगह थी रह पे, हम रह पे ठीक है। तो दूसरे दिन मार्केट में आया, क्योंकि पता तो था कि ईश्वर भवन है ये हमारे। तो तिलक बाज़ार के पास, उसको तिलक बाज़ार नहीं कहा जाता था, फाटक आविष्कार कहा जाता था। तो वहाँ जिसको पहुँचा मैं, तो मुझे एक दुकान पसंद आई। तो 7,000 रुपये पगड़ी पे मैंने वो दुकान ले ली। दुकान ले ली, दूसरे दिन गद्दी वगैरह बनवाई। तो बाप मेरा कहता है ये तो सब स्यापा कर लिया, किस पैसे से काम करेगा, पैसा कहाँ जाएगा? तो माँ मेरी ने कहा कि मेरे पास जेवर है, वैसे जेवर देंगे, काम तो करना ही, तभी रोटी खाएंगे। थोड़ा सी तसल्ली हुई। लेकिन दूसरे दिन जैसे कुछ मैं फाटक आविष्कार पहुंचा और दुकान पे बैठने की कोशिश की, तो पेशौर का एक दलाल था, वो आया मेरे पास। कहता यार ओम प्रकाश, तुम्हारे बाप को दादे का एक मुसलमान पूछ रहा है, हमने उसे बताया नहीं कि मुमकिन है कि इन्होंने कुछ रुपया न देने उनके। तो वो वैसे मैंने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं है, हम वो आया मेरे पास। तो वो कहता है कि पश्तो बोएंगे, मुझे कहता है पश्तो जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। तो वो मेरे साथ पश्तो से बात करने का कि नेगस्ता निकानू गोपीचंद है स्थापनार नू हरकिशन दास है, मैं हूँ तो महापलार हूँ हरकिशन दास है, और मेरे बाप का दादे का नाम गोपीचंद है। तो उस वजह से ये तसल्ली कर ली कि मैं उसी ख़ानदान से हूँ। तो उसने मुझे 200 बोरी बादाम की डॉक्यूमेंट दिए कि वो बॉर्डर पे आए हुए हैं, तो मंगवा के आड़त पे भेज दो मेरी। मैंने ईश्वर की तरफ देखा, शुक्रिया। अब करूँ क्या, पैसे जेब में है नहीं, क्योंकि ड्यूटी तो मैंने भर के देनी है। तो मैंने फिर भी हिम्मत करके उसके डॉक्यूमेंट लेके अमृतसर गया, इस नीयत में कि पेशौर में एक रामलाल लांबा एंड सन्स होते थे जो कि हमारा क्लियरिंग का काम करते थे, और वो भी वहाँ क्लियरिंग एजेंट थे अमृतसर में। तो मैं उनके पास गया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि पैसे हैं तो लाओ, नहीं तो हम डॉक्यूमेंट नहीं लेते। वो एक आदमी गुरदेव सिंह था, वो एक जगह चाय पी रहा था मजीठ मंडी में, तो वो आ गया मेरे पास। बहू जी आप कैसे पैरे पहनने का? भाई का गुरदेव ऐसे बात है। कहता है बहू जी मैंने अपने बाप के नाम का लाइसेंस लिया है क्लियरिंग के नाम का, इंटरनेशनल क्लियरिंग एजेंसी को है, मुझे अभी तक काम कोई नहीं मिला। तो मैंने कहा यार भाग यार, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो करेगा क्या? क्योंकि उस गुरदेव सिंह को रामनाथ अम्बे के पास ही मैंने 300 रुपये महीने पे नौकर करवाया। अब वो अब तो उसने कहा नहीं बहू जी मेरे पास पैसे हैं, मुझे दे दो, आप डॉक्यूमेंट दो मुझे और आप दिल्ली जाओ। डॉक्यूमेंट्स मैंने उसे दिए, और उसने रात को मेरे लिए खाना बना के फ्रंटियर में पे फर्स्ट क्लास का टिकट लेके मुझे बैठा दिया। तो मैंने कहा यार आजकल मेरी फर्स्ट क्लास की औकात नहीं है, मैं थर्ड क्लास में बैठ। कहते यार आज तो जाओ लो, फिर देखिए। मैं घर आ गया, लेकिन मैं घर पहुँचना रहा, सुबह फ्रंटियर में से घर पहुँचा, और उसके आधे घंटे के बाद तो उस दुकान से आदमी कहा कि जी ट्रक आपका माल आ गया। तो उस क्लियरिंग एजेंट ने, गुरुदेव ने, वो मेरा माल क्लियर करवा के भेजा, यहाँ बेचा, बेच के रकम आई, उसे ड्यूटी भेज दी जिसका माल 200 रुपया भेज। लेकिन इस दौरान उसने 100 पेटी किशमिश भेज दी। फिर उसने रूटीन मेरा एक चल गया, उसके साथ ये काम हुआ, दिन पर दिन अच्छा चलता रहा। उसके बाद आपका भी नशा चलता गया, मतलब उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं, उसके बाद आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा? बिल्कुल फिर इम्पोर्ट का काम ही करता रहा और बिल्कुल खुश रहा ये। लेकिन इसके बाद
एक दफ़ा पेशावर गया तो भी बड़ी रिस्पेक्ट से उन लोगों ने बुलाया। हाँ, एक बात इसमें आपको बताऊँ कि एक आदमी था लाला ईशर दास तलवार, उसकी काबुल में दुकान थी। वो बड़ा शौकीन था, उसने कहा प्रकाश मेरे साथ तू शराकत में काम कर ले। मैंने कहा बहुत जी जैसे भी कहते हो। कहता मैं अंगूर तुम्हें भेजूँगा, तू बेचो। ठीक है। तो अंगूर के सीज़न में यहाँ दिल्ली में 70-80 ट्रक रोज़ आता था, जिसमें 10 ट्रक मेरे होते थे। लेकिन मेरा अपना माल नहीं होता था, मेरे कमीशन में मैं बेचता था। तो वो माल मैं कमीशन में बेचूं और उससे पैसे मुझे अच्छे मिलते थे। यानी 10 ट्रक में 4,500 क्रेट हो गया रोज़ का। वो 10 ट्रक बेच भी दूँ और उसके पैसे की कमीशन भी आ जाए। 3%, 2%, एक CCP वगैरह होता था, यानी 5-1% की मुझे कमाई हो जाती थी। तो वो उसके भरोसे काम चलता रहा। फिर उसने अनार बेचना शुरू किया। उसके बाद उसने बादाम भेजे। बादाम मुझे उसने एक बड़ा एक दिलचस्प वाक़या ये है कि बादाम उसने भेजे तो मैं बेच रहा हूँ सिर्फ। तो एक दुकान किसी और की, जैसे अयोध्या नाथ सुरेंद्र नाथ कहते हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था। तो एक दलाल आया तो उसने कहा जी 68 रुपये मन बादाम दे दो। तो मैंने कहा मुझे पड़ता नहीं है। तो उसने मुझे समझाया कि उमरकाज तू बेवकूफ़ है। क्यों बाबू जी क्या बात? कहता तेरी दुकान काबुल में है, तेरी दुकान दिल्ली में, तुझे पता है कि काबुल में का आज का माल यहाँ पड़ता करता है, ये माल भेज दे, वहाँ पीछे पकड़ ले। हमें तो कोई रुपया भेजना पड़े, तुझे तो रुपया भी नहीं भेजना पड़ता वहाँ, तो वहाँ से तू कर ले। तो हमेशा अपना सरमाया जो है वो बादाम की बोरियों में करा कर, पैसों में न करा कर। तो माल जिस भाव हुआ साथ भेजता है। ये एडवाइस की उसने और आई एम स्टैंड इसमें मैं काम करता रहा। तो ये ज़िंदगी की स्टार्टिंग मेरी थी। उसके बाद चूँकि मेरे फादर को मतलब डिसहार्टेड थे वहाँ के रुपया पैसा और अपने नाम को छोड़ने की वजह से पेशावर में, और मेरे भाई बहन भी छोटे थे, उनको पढ़ाई लगाया, उनको फिर काम, फिर अपने से छोटे भाई को कमला नगर दुकान लेके दी कराकरी की। वो अपना वहाँ अच्छा स्टैब्लिश हो गया मेरा भाई। फिर उसकी शादी की, ऐसा बहनें थी, तीनों बहनों की शादी की। तो वो इस सिलसिला ऐसा चलता रहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे माँ बाप का और मेरे ईश्वर का मेरे पे प्यार था और उनका आशीर्वाद था कि मुझे कहीं हाथ ऐसे नहीं उठना करना पड़ा, मैं अपनी कमाई पे ही रहा। जैसे कि आप लगभग 100 साल के होने वाले हैं, आपकी देखने और सुनने की पूरी क्षमता है, इसका क्या राज है? और दूसरे आपने जैसे आपने सिगरेट भी पी, शराब भी पी, मांसाहार भी किया, तो ये सब कैसे आपका छुटकारा हुआ शराब, मांस और सिगरेट से, उसके बारे में बताएं। यानी मैं जिस बचपन में था, ऐसी सोसाइटी थी जिसमें BA कर रहा था मैं, उस वक्त शराब और बियर मैंने पीनी शुरू की। मेरा एक दोस्त था, क्लास फेलो भी था, कोई भी धौन, कुलभूषण धौन। तो वो जो था अपना मिलिट्री के ऑफिसर मेस का इंचार्ज था। तो वो मेस में से एक आध बोतल ले आए कि जी टूट गई है और उसी जगह टूट के रख दिया करे। तो वो आके हम दोनों वो ले आके आता था। तो वहाँ हमारे पेशावर में एक कंपनी बाग था, तो वहाँ मालिक को भेज दे दे कि हम घंटे बाद में आएंगे तो साहब वो पिएंगे। तो वहाँ जाके सामान लेके खाने पीने का और वहाँ जाके पिया था। लेकिन मेरी एक बात को कसम है कि मैंने पी है और काफ़ी पी है, लेकिन कभी भी मैं बहका नहीं हूँ। है बहुत सुंदर। कभी बहका नहीं हूँ और ना ही मैंने ऐसी जगह सोसाइटी भी की है कि कोई गंदे लोगों को पिया। ओनली वंस इन ए लाइफ कि अपना जोधपुर लाइफ टाइम इंश्योरेंस स्टोव के काम करते थे, उनसे मैं काबुल में स्टोव भेजता था। उसके लड़के की शादी थी और मैं उसके इनवाइटेड था। तो वो उस गार्डन पार्टी में विस्की चल रही थी, तो विस्की मुझे वो दे, लेकिन वहाँ के जो लोग थे ये मुझे पता नहीं था कि प्लीज़ सिप इन माई ग्लास, सिप इन माई ग्लास। तो बाकी कहते तो एक एक घूंट उनके पीते हुए मैं आउट ऑफ ऑर्डर हो गया अपने आप में। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मैं वो गिलास है, वो अपना गिलास है, मैं पोर कर दूँ बाग में और वो मुझे जिसको जो हुआ। तो मैंने कहा ये अबे अब भाई और नहीं होता, मुझे भूख लगी है, खाना लगा। उसने कहा क्या बात है पठान, तेरा काम ख़राब हो गया है? मैंने ख़राब नहीं हुआ, बस मैंने लगाओ खाना।
तो उसने खाना लगाया, लेकिन मैं खाया नहीं और मैं कार में चला गया, क्योंकि उसने मुझे महाराजा जोधपुर के महल में ठहराया था उस वक़्त, जो वो महल में रूम लेके ठहराया था मुझे वहाँ। तो मैं वहाँ चला गया, तो 2-3 वोमिटिंग की अंगुलें डाल के, और मैं सो गया। सुबह उसका टेलीफोन आया कि उमर प्रकाश कैसी है तबीयत। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक है, चाय पीने आ जा, दोनों इकट्ठे पिएंगे। वो हो गया। लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि वो जो अबे जैन था, वो रोज़ 1 बोतल विस्की पीता था खुद, ओके। स्कॉच की। लेकिन उसका बड़ा असर था, उसके साथ 2-2 घंटे बैठा हूँ नहीं, तो उसने कभी ये नहीं कहा कि लो। मेरे लिए बोतल अलहदा थी, उसकी अपनी बोतल थी, वो अपनी बोतल पूरी पी जाना, लेकिन मेरी बोतल अपनी बोतल में से मुझे देता नहीं था। लेकिन मुझे ये भी नहीं कहता कि 1 पैक लिए 1 पैकेट और पी। कहते यार ये पड़ा हुआ तबीयत है तेरी, लेना नहीं। ये उसका प्लस पॉइंट था कि किसी को कंपेल नहीं, मुझे नहीं, वो किसी को भी कंपेल नहीं पियो। ये तो मेरी रिस्क। उसके बाद मैं चेन स्मोकर भी हो गया, अब्बे के साथ बैठ शराब आपने पीनी छोड़ी या चलती रही अब तक? है। नहीं, मैं छोड़ दी। किस समय छोड़ी और कैसे छुट्टी आपकी? मैंने आज से 20 साल पहले, अच्छा, लगभग 80 साल की उम्र में आपने लगभग 80 साल के होंगे। 90 वो छोड़ी ऐसे थी कि एक रात टीवी देख रहा था, और 31 दिसंबर की, तो उस दिन रेजोल्यूशन लेना था किसी, तो मैंने कहा यार आज से मैंने विस्की छोड़ी। अरे उसके बाद कभी नहीं जी? ना विस्की छोड़ी, और साथ ही मैंने सिगरेट भी छोड़ी, स्मोकिंग भी? स्मोकिंग भी। स्मोकिंग के बारे में बताएं। स्मोकिंग सुना है आपने, बहुत चेन स्मोकर थे आप। 80 साल की लगभग उम्र तक आप स्मोक करते रहे, 80 साल की उम्र तक स्मोक करते रहे लगभग। तो स्मोकिंग भी छूटती नहीं है। हाँ जी जनरली छूटती नहीं है। और स्मोकिंग से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आया होगा कुछ, उसके बारे में बताएं। लेकिन मैं स्मोक करता था, और ये जो पोटे थे मेरे काले हो जाते थे, ये जगह ओके। ये काले हो जाते। ठीक है, 3 पैकेट रोज़ मैं ख़रीदता था। ओके, है जी। 3 पैकेट? हाँ, अरे 3 बहुत ज़्यादा है। हाँ, 3 पैकेट रोज़ ख़रीदता था, जिसमें से 2.5-2 पैकेट मैं खुद पीता था, एक मेरे यार दोस्त यार भाई एक दे दे, ऐसे निकल जाता था। लेकिन 125 रुपये रोज़ की सिगरेट में। ओके। लेकिन जिस वक्त छोड़ी, फिर वो लोग हंसते हैं कि यार सिगरेट कैसे तुमने छोड़ दी, लेकिन ये मेरे भी ईश्वर की दया थी कि उस रेजोल्यूशन वाले दिन छोड़ दी। उस दिन उस सिगरेट के पैकेट में 3 सिगरेट थे, वो भी फेंक दिए, तो बात बची गई। अच्छा अच्छा। सिगरेट पीने के बावजूद आपकी हेल्थ ठीक रही, मतलब अभी तक भी जैसे आपकी काफ़ी ठीक ठाक हो इस उम्र में भी? ना तो मेरे यार सेहत के लिए तो मैं ठीक रहा हूँ, कि और कोई मेरे पास ऐड नहीं था, सादा खाना ये ठीक है। आई वॉज ए नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन भी आप मांसाहार भी करते थे? है। तो मांसाहार कब छूटा और कैसे छूटा आपका? है जी। नॉन वेजिटेरियन कैसे आपका छूटा? नॉन वेजिटेरियन, मैं नॉन वेजिटेरियन था, क्योंकि पेशावर में तकरीबन 90% लोग नॉन वेजिटेरियन। या मेरे माँ बाप मामा ताए सारे नॉन वेजिटेरियन थे, और घर पे मीट बनता था, हम खाते थे। लेडीज़ पेशावर में बिल्कुल नहीं खाती थी, मेरी माँ मेरी बहनें कोई भी नहीं खाता था मीट। ये ठीक है, मीट में खाता था। एक दफ़ा मेरे मामा छोटे मामा की शादी थी, उसकी बारात जानी थी एक गांव में, तो डेर नाम था उसकी, वहाँ गई। रास्ते में दरियाए काबुल पड़ता था, यानी उस ज़्यादा पहुँचे, तो मेरे बाप के किसी दोस्त मुसलमान ने वहाँ पार्टी दी थी दिन की। तो दिन को बैठ के उसने वे यानी रंडिये भी बुलाई थी नाचने के लिए। अच्छा, उन्हें उस वक्त मुजरा कहते थे, मुजरे के लिए बुलाया था। तो बाकी सारे बराती बैठे हुए, कोई विस्की पी रहा है, कोई वो पी रहा है, उसमें मैं भी था, ये नहीं कि नहीं। उस वक्त उन्होंने अपना मुर्गे काटने शुरू किए, मुर्गे और बटेरे काट के, और एक ड्रम में पाट में। उस दिन उन्होंने मैं वहाँ तड़पते देखा। अच्छा, आपने उन जानवरों को तड़पते हुए देखा, उनको काट के ड्रमों में फेंक दिया जाता था? हाँ जी। वो ड्रम में डालते थे, वो ड्रम में तड़पते रहे। उस दिन मुझे कोई हेट हो गई, मैंने नहीं खाया। आपका दिल मतलब दहल गया? हाँ, नहीं खाया। लेकिन हमारे पिशोर में एक चौक यादगार था, चौक यादगार था, तो हर एक बच्चे अपने आते थे करते, हमें 2 आने मिलते थे कि जाओ चौक यार में खाओ पियो और करा। तो जाते हुए तो वहाँ से 1 पैसे के 8 गोलगप्पे, हाँ जी हाँ जी। और या धेले के 4 गोलगप्पे, कभी पैसे के खाए, कभी धेले के खाए। हाँ जी हाँ जी। तो 4 गोलगप्पे का ये मेरी आदत थी। उसके बाद वहाँ स्टॉल लगा होता था, जिसमें छोले कुलचे और रोटी होती थी। तो 1.5 पैसे की छोले चल गए और रोटी खा ली, तो 2 पैसे लग गए, और 2 पैसे का कुलम
खाता था। और उसी कुल्फ वाले ने यहाँ दुकान खोली थी करोड़ बाग। तो मैं किसी को राजेंद्र नगर से मिल के आ रहा था, तो मैंने उसकी दुकान की तरफ देखा नहीं, निकल आया तो उसने मुझे पीछे से बुलाया कि वो कहा यार क्या बात है। मैंने भैया देखा नहीं तेरी दुकान, कह रहा हो। तो उसने मुझे कुल्फ कराया। तो वो उसको उसकी दुकान पर लाइन लगी हुई थी, 35 रुपये का एक कुल्फ देता था। कुरूप क्या, है जी, किस चीज़ का बता रहे हैं? कुल्फ। कुल्फी हाँ कुल्फ कहते हैं ना, या कुल्फी जो होती है? हाँ? कुल्फी। हाँ कुल्फी कह लो। अच्छा अच्छा कुल्फ कहते हैं उसे। वो ऐसे बुला के खोल के निकाल के। अच्छा, वो ठंडा है, वो बीच में से निकालते हाँ, हैं, वो तिनके वाली, है तिनके वाली कुरूप। तिनका का नहीं होता था। अच्छा उसमें से निकाल के प्लेट में डालते, प्लेट में फलूदा डाल के अच्छा। ऊपर मीठा डाल के देते थे चम्मच। अच्छा अच्छा, वो तो वो जैसे मखौल से कहने लगा ओम प्रकाश ये अच्छा है 35 रुपये वाला के, जो एक आने का खाता था पिशौर वो अच्छा है। मैंने कहा, वो बढ़िया था। क्यों कि उसमें बादाम भी पड़े होते थे। हाँ जी। वो भी हमें याद आते हैं। अच्छा ओम प्रकाश सर, आप जैसे कि परिवार में सबसे बड़े हैं, आपसे छोटे भी काफ़ी लोग गुजर चुके हैं, आपसे आपका दामाद और आपका बेटा भी गुजर चुका है ना? तो अब आपको इस उम्र के आखिरी पड़ाव पर क्या ऐसा लगता है कि उम्र 100 साल की होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? ये कभी इस चीज़ पे विचार ही नहीं किया हाँ कि जी। 100 साल की होनी चाहिए। एक ईश्वर की देन है, जब तक रखें उसकी मर्जी है, न रखें उसकी मर्जी है। हाँ ये अच्छा, हाँ। आपने मतलब ये अपने हाथ में नहीं है, ये 4 दिन की जिंदगी या 100 दिन। ये या ना ये अपना आशा किया कि मुझे ज़िंदगी और दे, और ना ये कहा कि जल्दी मार। तू जान तेरा काम। किसी वक्त कहा था आज से 2-3 महीने पहले कि परमात्मा आप उठा ले, फिर कहा कि तू बेवकूफ़ है, तू कौन होता है उसके काम में दखल दे। वो जाने उसका काम जाने। ये सब कुदरत के हाथ में है, कुदरत, हाँ कुदरत को, हाँ, हाँ। ये चीज़ आती है। ऐसे मैं आपको एक अपना स्टूडेंट का एक और वाक़या और बता दूं कि मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, कभी फर्स्ट क्लास नहीं आया और कभी मैं फेल नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ। यानी कच्ची से लेके बीए तक मैं कभी फेल नहीं हुआ। अरे बहुत बढ़िया। और लेकिन ये भी नहीं कि मैं कहीं फर्स्ट क्लास से आया हूँ, वो भी नहीं। अच्छा, कहीं अच्छा। किसी सब्जेक्ट में आ गया या नहीं। लेकिन वो एक सब्जेक्ट उसको बताया था कि एक फ्रेज़ था हमारे पास शाख शादी का, फारसी में। हाँ जी। शेख सादी का एक फ्रेज़ था, बिरो राय रास्त घर से दूर बाशद। इसकी मैं हिंदी आपको बता दूँ, बिरो राय रास्त सीधे रास्ते से जाओ, घर से दूर बाशद लंबा ही क्यों ना हो। ये शेख सादी का फ्रेज़ था। लेकिन खुशहाल खान खट्टक पश्तो का राइटर था, उसने भी फारसी में कहा था। वो कहता है मिबर और राय रास्त के दुश्मन हस्त, सीधे रास्ते से मत जाओ कि दुश्मन है। वो कहता है सीधे रास्ते से जाओ, दूर क्यों रहो। वो कहता है सीधे रास्ते से मत जाओ कि दुश्मन तुम्हारी इंतज़ार न कर रहा हो, टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाकर। इसमें ये 8वीं क्लास का फ्रेज था जिसके अंदर था। तो उस वक्त हमारे इम्तिहान में ये था कि इन दोनों को कंपैरिजन करो कि कौन ठीक है और कितना ठीक है। तो इसमें मुझे फर्स्ट क्लास नंबर मिले। अच्छा, आपको लगता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा होती है? अब आप जो जैसे अंतिम पड़ाव पर हो जो अपने जीवन पे, तो कैसा आपको लगता है कि आत्मा होती है कि नहीं होती? आत्मा है। अच्छा, मैं चूँकि आपको ऐसा अनुभव होता है? अनुभव तो इसका कोई भी नहीं कर सकता कि आत्मा है या नहीं। आत्मा है। आत्मा, एक बात आपको आपको आत्मा कहते हैं कैसे है कि यहाँ मैं बैठा हूँ, किसी वक्त गलत काम करता है इंसान, किए है मैंने भी, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है कि तू गलत कर रहा है। आपको भी आई, हर एक को आती है कि तू गलत कर रहा है। अब ये तुमने अपना है कि उस अंदर की आवाज़ सुनते हो कि बाहर के लेते हो। अगर अंदर की आवाज़ सुन ली तो वो आत्मा की आवाज़ है, वो तुम्हें अच्छा बनाए। ये हर वक्त आता है, हर स्टेप पे आता है कि यार तुम ईश्वर को याद करो कि ये तू गलत कर रहा है। अब हम बैठे हुए हैं, किसी वक्त बैठे हुए बहू के साथ है, किसी वक्त वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि दो बर्तन आपस में बैठ के टकराते हैं तो कर की आवाज़ आती है। हम एक मकान में रहते हैं, 100 दफ़ा बात हो जाती है, किसी को तकरार, फिर कहता हूँ क्या फ़ायदा यार ओम प्रकाश इतना गलत करने का। लेकिन बोला है सख्त, उसने महसूस भी किया वो बुरा मेरा कि मेरा ससुर मुझे डांटता है या कुछ, लेकिन उसके बाद मैंने उस चीज़ को बांधा नहीं। ये मेरे मास्टर की और मेरे ईश्वर की कृपा रही है कि मैं उस चीज़ को भूल जाने की कोशिश करता हूँ कि यार हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, बहुत सुंदर। अच्छा सर, ये जैसे ऐसा लगता है कि मृत्यु अब ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि ये तो कुदरत का नियम है,
तो आपको मृत्यु से भय नहीं लगता, डर नहीं लगता? बैल बिल्कुल नहीं लगता, अच्छा, बिल्कुल डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता, मैं उसकी वेलकम करता हूँ। अच्छा, अंदर कहीं से भी डर नहीं? हाँ, मुझे क्या है, मैंने आपको कहा कि डर किस बात का, आनी तो उससे है। जैसे आपको कहा कि पश्तो का फ्रेज है, मरक पर हक कस्त, वो तो हार रखा है, मरक ने हारना है, उसकी हक है, उसमें कोई नहीं। लेकिन ये है कि ईश्वर लेना तुझे ले, लेकिन पंजाबी में कहते हैं नैन प्रैन न रोए तो अपने घर न होए। इसका मतलब यह है कि मेरे बॉडी का जिस्म ठीक तरह काम करता रहे और मैं अपने घर चला जाऊँ। ये प्रार्थना ज़रूर है कि ना किसी को दुखी हूँ, किसी की तरह मांगूँ। ये मैं किसी को इस चीज़ से डरता हूँ कि यार मेरी एज ओवर हो गई है, कल को मुझे बेड पे पड़ना पड़ेगा तो मेरी कौन सेवा करेगा। बस ये ज़रूरी जो है कि नैन प्रैन न रोए अपने घर न होए। सुना है आपने अपनी देह दान भी कर रखा है, आंखें भी दान कर रखी हैं, उसके बारे में? आपने अपनी देह दान कर रखी है और आंखें भी दान कर रखी हैं, उसके बारे में बताएं। ऐसी भावना कैसी आई आपके अंदर? ऐसी भावना यह है कि मेरी लड़की एक डेथ हुई है बड़ी की, उसकी डेथ हुई, उसने मुझे कहा था, जिसको तो एक्सीडेंट में हुई थी, तो उसने कहा था कि डैडी मेरी आंखें दे देना। तो सबसे आपकी बेटी? बेटी, अच्छा, आपका बेटा भी गुजर चुका है, बेटी भी गुजर चुकी है, हाँ, बड़ा और सबसे दामाद भी गुजर चुके हैं? अच्छा। सबसे पहले इशू मेरे वही थी, वो बेटी थी। हाँ। तो उसकी एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हुआ, 4 दिन हुआ, रोना हॉस्पिटल में रही। तो उसने कहा कि डैडी मेरी आंखें दे देना। मैंने उसकी आंखें दी, वो क्योंकि अरुणा हॉस्पिटल के लिए पीछे गुरु नानक आई हॉस्पिटल वाले हैं, हाँ जी। तो उन्होंने आंखें ली। और लुत्फ़ ये है कि उन्होंने आंखें तो ले ली, लेकिन कोर्ट के दिन के 10 दिन बाद मुझे लेटर आया कि जिनको आंखें ये वो एक लड़का था, एक लड़की थी, एक आंख दी, दोनों नहीं दी, 2 आदमियों को दी। एक लड़का जो था वो पटेल नगर का था और लड़की जो थी वो सोनीपत की थी। अच्छा। तो वो जैसे कि उनकी पट्टी खोली थी तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। तो मैं गया गुलाब का गुलदस्ता लेके, तो मैंने उस बच्चे को दोनों को दिया, लेकिन ज़्यादा देर में खड़ा भी नहीं रह सका, लेकिन उन्होंने भी कहा कि वो ही आप अब जाओ। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये इलाज बना दिया था कि जिसने डोनेट किया उसे मत बुलाओ, लेकिन मेरे वक्त लड़की वक्त ये पोजीशन थी कि उन्होंने मुझे बुलाया था। तो आपने बहुत अच्छा जीवन जिया, आपकी इस लंबी उम्र का राज क्या है? इसकी राज में आपको ये क्या बताऊँ, सादा खुराक और काम पे तवज्जो ज़्यादा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सादी खुराक यानी लंबी चौड़ी, ठीक है मैंने विस्की पी है, लेकिन एक रेस्टोकेट की तरह, भाई 2 पैक रोज़ ही, क्योंकि मैं घर पे पीता था विस्की। तो घर दुकान से आऊँ तो एक सतपाल नौकर था हमारे पास, तो माँ मेरी उसे एक सतपाल बहू का नाश्ता लगा दे, क्योंकि फिर बच्चे खाने के लिए तड़पते हैं। नाश्ता वो मतलब मेरी शराब थी, तो मैं 1.5 पैक शराब पी और ला के फिर बच्चों के साथ खाना खा। यानी मैंने ये शराब नहीं पी कि पी और भोगता रहा या बोला, या ऐसी सोसाइटी में था, एक एरिस्टोक्रेट की तरह रहा हुआ है। और ये मुझे सिखाया था लाइफ टाइम वाले ने, अभय कुमार जैन ने, कि यार शराब पी उम्र का, लेकिन बिल्कुल एरिस्टोक्रेट की तरह वो बोल। आइए आपको ओम प्रकाश अरोड़ा जी की पुत्र वधू से मिलाते हैं। इनके हस्बैंड भी गुजर चुके हैं कुछ साल पहले, तो इनसे हम जानेंगे कि ओम प्रकाश जी जो इनके फादर इन लॉ हैं, उनसे क्या क्या प्रेरणा इनको मिलती है, उनके साथ जीवन ये कैसा महसूस करती हैं। नमस्कार जी, धन्यवाद आपने हमको मौका दिया हमें अपने मन की बातें बताने का। इनके जीवन से तो मैंने अभी तक यही प्रेरणा लिया है, जैसे जोश से इन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है, खुशनुमा हाल में रहे हैं और दूसरों को भी ऐसे रखते रहे हैं, वैसे ही ये मुझे रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा जीवन आगे भी ऐसे चलता रहे। मेरे अपने फादर तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब मेरे लिए दुनिया में यही सब काम कराने वाले आशीर्वाद के लंबे हाथ मेरे सिर पर रखते रहें, ताकि मैं दुनिया में खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताऊं, क्योंकि मेरे को और कोई सहारा नज़र नहीं आता। ईश्वर तो सबका है, लेकिन वो वसीला किसी न किसी को बनाता है। उसके लिए ईश्वर ने इनको मेरे सपुर्द किया कि तुमने इस पर आशीर्वाद का हाथ रखना है, और प्रेरणा देते हैं कि जैसे मैंने जीवन बिताया है, ऐसे तुम भी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी निभाओ, खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह जीवन जीना चाहिए?
मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ईश्वर पे छोड़े, अपने पे नहीं, कि जो ईश्वर करता है ठीक करता है, और इस पे लेके अपना ज़्यादा कानूनबाजी करके कि ये कर लूँ वो कर लूँ, कोई फ़ायदा कुछ नहीं होता। बोले ईश्वर पे छोड़ो, हमने तो ईश्वर पे छोड़ा है और सुखी रहे। बहुत सुंदर, यानी कुदरत पे सब छोड़ दो, सब अस्तित्व के हवाले अपने आप को सरेंडर कर दो, ये सर का कहना है। तो बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो अधिक से अधिक मित्रों के पास ये संदेश फैलाएं, और जल्दी ही मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।